वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति सामाजिक संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको संगठन को समझना पड़ेगा। तो अगर हम संगठन को एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझें तो अगर हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो इसी को हम संगठन समझ सकते हैं। और आप अपने आसपास एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले आपको याद आएगा कि जो मधुमक्खी का है वो एक संगठन है। कैसे? संगठन में एक रानी मक्खी होती है, अन्य मक्खियाँ अपना अपना कार्य करती हैं। और वैसे ही अगर हम रिसेंटली क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में क्या होता है, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, एक फील्डर होता है, बहुत सारे फील्डर्स होते हैं, विकेट कीपर होते हैं। ये सब मिलकर कार्य अलग अलग करते हैं, परंतु इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जीतना, अपने टीम को जिताना। ठीक है, देश के लिए खेलना। तो इनका लक्ष्य समान है ना। तो ये ऐसा एक संगठन की तरह काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम अगर कार्यालय की बात करें या संस्थान के प्रबंधन को देखें तो हम ये समझ सकेंगे कि किस तरह अलग अलग स्तर में जो कर्मचारी बटे हुए हैं वो विभिन्न कार्यों को करते हैं और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो सबसे पहले जो इसका बात है, एक कांट नाम के फिलोसोफर थे, उन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, तो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं। हम देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर सामाजिक संरचना को गतिशील बनाए रखने के लिए योगदान देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सामाजिक संरचना का जो निर्माण कर रही है वो इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो कैसे निर्माण होगा आप बताओ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैसे होगा? अगर हम फैमिली बनाएं, पर फैमिली बनेगा कैसे? तो उससे पहले हमको शादी करनी पड़ेगी, विवाह। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है, घटक हैं सामाजिक संगठन के। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और हम इनको अगर आदिवासी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम देखें तो आदिवासियों का जीवन होता कैसा था। आदिवासी हमारे भाईजन हैं जो, उनका जीवन हमेशा सोशल रहा है, वो आपस में घुल मिल कर रहते हैं। ठीक है, जो कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बोलते हैं कि आपके पास कुछ कम है, आपके भाई या दोस्त बंधु या पड़ोसी के पास कुछ ज़्यादा है तो आपस में मिलजुल कर बांट लेते थे। ठीक है, और आज के जो ज़माने में हम मॉडर्न टाइम्स में जो शहरों में होता है ना कि पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रहता है, एक फैमिली को दूसरे फैमिली से ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है, बस वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। पर आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि सामाजिक संगठन क्या होता है। तो हम आगे हम देखेंगे कि सामाजिक संगठन किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें, घटक की बात करें, तो हम पहला बोल सकते हैं विवाह। ठीक है, दूसरा विवाह हो गया तो परिवार। विवाह होगा किसमें? तो गोत्र व्यवस्था जो है ये भी एक भाग है। ठीक है, और इसी के अंदर जो रहा है राजनीतिक संगठन। तो ये सब मिलकर एक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। और जनजातियों में ये प्रथा या ये जो संरचना है, सामाजिक संरचना कैसे कार्य करती है, कितने प्रकार का विवाह होता है, परिवार कैसा होता है। ठीक है, गोत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से गोत्र का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, इनकी राजनीतिक संगठन कैसे होती है, इस पे हम आने वाले लेक्चर्स में और चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विवाह के बारे में। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक संगठन के घटक क्या क्या हैं। तो अगर घटक की बात करें
तो देखिए मैंने पहले लिखा था विवाह, परिवार, गोत्र, सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, उनका धार्मिक कानून और ये युवा गृह। तो अगर हम जनजातियों के बात करें तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले विवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो विवाह क्या होता है, क्यों करते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर हम आगे की बात करें, हम अगर आगे देखें तो हम ये देखेंगे कि विवाह, ये मैंने यहाँ पे एक विवाह का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है ना कि मेंस में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको शब्द नहीं मिलता लिखने के लिए, तो ये इसलिए मैंने अपने लिए हर चीज़ों को एक जगह कन्फाइंड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको देखना है या लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और ये जो परिभाषा है अगर आपको सही लगे तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम जनजाति के विवाह के बारे में बात करें तो विवाह को हम बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो जनजातीय की छोड़िए, अगर हम नॉर्मल जो समाज में विभिन्न धर्म हैं उनके उनके विवाह के बारे में बात करें तो क्या होगा। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उनमें एक विवाह ही कॉमन है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उनमें एक विवाह ही कॉमन है, ठीक है। अगर हम मुस्लिम अगर मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो आप इसमें देखे होंगे कि एक आदमी, है ना, कि 3 बीवियां उनके जो धार्मिक कानून है उसके हिसाब से अलाउ है। पर अगर हम जनजाति समाज की बात करें तो जनजाति समाज में भी हम देखेंगे कि एक विवाह, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एट अ टाइम एक पति एक पत्नी। बहुविवाह मतलब एक पति एक से ज़्यादा पत्नी रख सकता है, एक पत्नी एक से ज़्यादा पति भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समानता है, यहाँ नहीं है कि एक पति ही बहुविवाह कर सकता है, पत्नी भी बहुविवाह कर सकती है, और एक होता है समूह विवाह, ठीक है। हम इसके बारे में आने वाले अभी आगे देखेंगे। तो अगर हम एक विवाह की बात करें तो एक विवाह में हो गया एक शाली विवाह, एक देवर विवाह, ठीक है। अब शाली विवाह कहाँ से आया, देखिए, अगर हस्बैंड, ठीक है, एक लड़का है, वाइफ है, ये दोनों का शादी हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वाइफ का डेथ हो जाता है तो होगा क्या, इस हस्बैंड का जो वाइफ की सिस्टर है, ठीक है, उससे शादी हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं शाली विवाह, ठीक है। सेम चीज़ लागू होता है वाइफ के लिए भी। अगर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड का डेथ हो गया तो क्या होगा, जो ब्रदर है हस्बैंड का, ठीक है, उसका इससे विवाह हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, देवर विवाह। ये हो गया एक विवाह। इसका मतलब क्या होगा कि एक समय में पति पत्नी, एक पति एक पत्नी ही रख सकता है, या ये उल्टा बोलें तो किसी भी महिला का एक पति ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुविवाह के बारे में। बहुविवाह क्या है, तो बहुविवाह देखेंगे कि एक से अधिक स्त्रियों का एक पुरुष के साथ विवाह, एक से अधिक स्त्रियों का एक पुरुष के साथ विवाह, ये हो गया बहुपत्नी विवाह, ठीक है। अब बहुपति विवाह, तो इसको नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्या, कि एक से अधिक हस्बैंड, ठीक है। अब इसका आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं क्या, एक बार सोच के देखिए। तो अगर हम महाभारत की बात करें तो वहाँ ये चीज़ था बहुपति विवाह। महाभारत में द्रौपदी की 5 हस्बैंड थे ना, जो पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो वो हम बोल सकते हैं कि भातृ बहुपति था। अब भातृ बहुपति क्यों, क्योंकि भातृ बहुपति मतलब क्यों, क्योंकि नाम यहाँ देखिए, भातृ मतलब क्या होता है, ब्रदर्स, है ना। तो जब जो ब्रदर्स हैं, बहुत सारे ब्रदर्स, 2 3 4 ब्रदर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जब एक बीवी होगी, है ना, एक वाइफ होगी, तो वो हो जाएगा भातृ बहुपति विवाह,
और अभातृ बहुपति विवाह क्या होगा? जब कोई स्त्री एक से अधिक ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती है जो आपस में सगे भाई नहीं हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? अभातृ बहुपति विवाह। अच्छा, अब ये हो गया समूह विवाह। समूह विवाह क्या हो गया? एक से अधिक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह। ये मोस्टली आज के समय में जो इनका रिलेवेंट है ये नहीं है, पर क्योंकि पहले होता था इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे अभी एक विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह के बारे में आगे आगे जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में इन विवाह को क्या बोलते हैं, वो अपने जो पार्टनर्स हैं उनके चुनने के अलग अलग तरीके हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे।